बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम केमिस्ट्री का सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर 4 है इसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड हुआ है। एक कहलाता है एस ब्लॉक, एक कहलाता है पी ब्लॉक, एक कहलाता है डी ब्लॉक, एक कहलाता है एफ ब्लॉक। तो ये जो हमारे पास पी ब्लॉक है ये उन्हीं में से एक ब्लॉक है जिसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एंटर इन पी ऑर्बिटल। इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन को, सही है। जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर होंगे, इसलिए हम उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैं यहां साइड में लिख देता हूं जैसा कि हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है और एफ ब्लॉक के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो चूंकि इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो अब हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर होंगे वो या तो हो सकते हैं P1, यानी कि पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो होगा P2, पी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो होगा P3, या होगा P4, या होगा P5, या होगा P6। आई बात समझ में? यानी कि या तो हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और याद रखिएगा पी ऑर्बिटल भी कौन सा? वैलेंस वाला पी ऑर्बिटल। एक मिसाल देता हूं, हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब गौर से देखिएगा, मुझे ये वाला पी ऑर्बिटल काम का नहीं है। मेरे वैलेंस शेल आखिरी वाला होता है, आखिरी वाला वैलेंस शेल देखें पी में है, तो इसलिए इस क्लोरीन को हम कहेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है जी, हम आखिरी शेल की बात कर रहे होते हैं। मैं जरा इसको मिटा दूं। तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे या तो उनके वैलेंस शेल पी ब्लॉक पे आके इलेक्ट्रॉन रुकेगा, या तो एक होंगे या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे या 6 होंगे। ठीक है, अब शेल कोई भी हो सकता है, 1s हो सकता है या 1p हो सकता है, 2p हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं np। n लगा देते हैं हम। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, कुछ भी हो सकते हैं। पी ब्लॉक के लिए निशानी सिर्फ वैलेंस शेल का पी ऑर्बिटल में होना जरूरी है। नंबर ऑफ शेल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2p हो, 3p हो, 4p हो, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लेते हैं जरा एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो आप गौर से देखें
इसका वैलेंस शेल p ऑर्बिटल पे आके रुका और p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहेंगे np1। दूसरी एग्जांपल देखें हम, दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन की। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो वैलेंस शेल आके देखें कहां रुका, वैलेंस शेल आके इसका p ऑर्बिटल पे रुका और p ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p3। आप फिर देखें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पे आके रुका और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका नाइट्रोजन भी p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4। तो आप देखें वैलेंस शेल आपका जाके p ऑर्बिटल पे रुका और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ऑक्सीजन भी p ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद अगली एग्जांपल लेते हैं हम फ्लोरीन। जी आवाज आ रही है ना बच्चों आपको? जी आवाज आ रही है ना मेरी? अब हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2। जरा मुझे बता दिएगा आवाज आ रही है, ऑडियो पे बता दें, मैसेज ना करें। आमना, फातिमा, हादिया, आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। ओके बेटा। अब आप देखें फ्लोरीन में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में फिर हमारे पास p ऑर्बिटल पे गया और p ऑर्बिटल पे 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं नियॉन की मिसाल लेते हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2p6। तो वैलेंस शेल p ऑर्बिटल पे जाके खत्म हुआ और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब अगली अहम चीज ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल के पास जैसे np1 है, ये बेसिकली ग्रुप 3a होता है। ये जो आपका np2 है, ये बेसिकली ग्रुप 4a होता है। ये जो आपका p3 है, ये बेसिकली ग्रुप 5a होता है। और ये जो p4 वाला है, ये बेसिकली ग्रुप 6a होता है। और अगला वाला ग्रुप 7a होता है और उसका अगला वाला ग्रुप 8a होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला भाई, है ना भाई, मुझे कैसे पता चला? इसका एक सिंपल तरकीब है। सिंपल तरकीब ये है कि हमेशा p ऑर्बिटल भरा कब जाता है, जब s ऑर्बिटल कंप्लीट हो, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप जरा गौर से देखिएगा, बात को जरा समझिएगा कि ये जो p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी 3p के पहले 3s था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हुए s के 2, p का 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए हम कहेंगे ये ग्रुप 3a है। बस आप याद रखें कि जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें आप 2 प्लस करेंगे s ऑर्बिटल के। तो अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल के 2 प्लस करें तो आपके 4 हो गए, तो ये ग्रुप 4a। p में 3 है तो 2 प्लस कर दें, ग्रुप 5a। अगर 4 है 2 प्लस कर दें, 6a। 5 है 2 प्लस कर दें, 7a। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्लस कर दें, 8a। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ब्लॉक एलिमेंट्स are the member of group 3a to 8a of periodic table। ये पीरियोडिक टेबल के
ग्रुप 3 से 8A के मेंबर्स हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ग्रुप ट्रेंड, यानी कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं ऊपर से नीचे ग्रुप में, वो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियाई। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पास है फ्लोरीन, जरा ये देखें, फ्लोरीन में हमारे पास दो शेल होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के में 2 और एल में 7। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। तो न्यूक्लियस से शेल तक का फासला एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये जो मैं रेड कलर से लाइन बना रहा हूं, ये रेड कलर की लाइन शो करती है एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन। अब बिल्कुल फ्लोरीन के नीचे हमारे पास जो अगला एलिमेंट आता है वो होता है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 17 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाती है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 जाते हैं, 10 हो गए, और एम में 7 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि 2, 8 और 7 हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक होगा। तो आप बड़ी आसानी से देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सही है, 8 इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और कोई आपसे वजह पूछे तो आप कहना बिकॉज, या बिकॉज हटाएं, बिकॉज अच्छा नहीं लगता लफ्ज, सही है, आप कहें ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल की वजह से ये बढ़ रहा है। अब हमारे पास एटॉमिक रेडियाई के बाद अगली एग्जांपल आती है आयोनिक रेडियाई। अब ये आयोनिक रेडियाई क्या है, जरा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले एल्यूमिनियम की। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, के में आएंगे 2, एल में आएंगे 8 और एम में आएंगे 3। सही है जी, जरा मैं लिख देता हूं, 2 और 8 10 और 3 13। अब एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे इसके पास। तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास 10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिए, तो अब इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, के में 2 और एल में 8। अब आप मुझे बताएं, आयोनिक रेडियाई एल्यूमिनियम का जो ये पेरेंट एटम कहलाता है, ये पेरेंट एटम कहलाता है जिसके अंदर कोई आयन नहीं था, और ये कहलाता है आयोनिक एटम, क्योंकि इसमें आयन बन गया ना। एल्यूमिनियम के ऊपर आप देखें Al+3 आयन बन गया ना ये। तो आप मुझे बताएं, पेरेंट एटम का रेडियस इतना था और आयोनिक एटम का रेडियस इतना था, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कौन सा आयन है, कैटाइन। सही है, कैटाइन किसे कहते हैं,
एन एलिमेंट और एटम which contain positive ion is called cation। सही है। और इसी का उलट कर दीजिए, एनाइन किसे कहते हैं? एन एलिमेंट और एटम which contain negative ion is called एनाइन। सही है जी। तो ये जो Al+3 है ये बेसिकली कैटाइन है। तो अब हम ये कह सकते हैं अ कैटाइन is smaller than its parent atom। यानी कि जो आपका कैटाइन होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, क्योंकि उसका शेल ही कम हो गया ना। तो इसलिए आप कहेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। ठीक है भाई। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं एनाइन की। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, के में 2, एल में 8 और एम में 7। 2, 8 और 7। अब क्लोरीन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसके ऊपर माइनस आ गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18। के में 2, एल में 8 और एम में भी 8। 2, 8 और 18। अब होगा क्या कि इसका एटॉमिक रेडियस, ये पेरेंट था और ये आयोनिक था, और आयोनिक भी कौन सा कहलाएगा? ये एनाइन। तो एनाइन लार्जर होता है अपने पेरेंट सेल से। एन एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। पता है क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन सी बात ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। भाई लाजिमी सी बात है, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन 17 थे। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नतीजा क्या हुआ कि न्यूक्लियर जो चार्ज था, सही है, वो एन आइन के अंदर वो डिक्रीज हुआ। सही है जी। और जब डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो गई। सही है। तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हुए तो शेल का साइज बढ़ा, तो इसलिए हम कहते हैं कि एन आइन जो है वो इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में किसी भी एलिमेंट की पावर होती है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। और याद रखिएगा कि हमारे पास फ्लोरीन, क्या चीज? फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो होती है 4.0। तो किसी भी एलिमेंट की 4.0 से ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा इससे कम ही होती है। ठीक है जी। तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अब थोड़ा सा इसको
छोटा छोटा सा ही हम डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होती है वो भी डिक्रीज होती है डाउन दी ग्रुप, क्योंकि भाई शेल दूर दूर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो लाजिम सी बात है अब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी अब कम चाहिए होगी, इसलिए डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो लाजिम सी बात है इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन सब के डिफरेंट होते हैं, सही है। और ये बात याद रखिएगा, अब ये डिपेंड करता है कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है कोई मेटलाइट है, तो सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। तो ये तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी। अब हम जो अगला टॉपिक होगा वो इस पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, सही है, फिर बोरेक्स है हमारे पास, फिर मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम है। तो ये सारी चीजें हम फर्दर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं।